जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जो भी स्टूडेंट इस बार रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चूँकि मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का मोस्ट VVI टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, जो कि आपको एक सेट डेली आपको रात्रि 9 बजे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। मैं सिर्फ इस वीडियो में वही क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपको एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा ही चांस है, जो कि पिछले बार आपका TCS द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया गया था उसी का मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। चूँकि आप यकीन मानिए कि 80% क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है, प्रीवियस ईयर से ही। यदि प्रीवियस ईयर का भी आप तैयारी कर लेते हैं, आपके पास अभी भी 1 से 2 महीना का टाइम अभी भी आपको बचा हुआ है एग्जाम में, तो अभी भी आप यदि तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ रिवीजन करते हैं, तो पक्का आपको 80% नंबर आने का चांस बिल्कुल ही यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिएगा, कह रहा अनीता और विनीता का 1950 रुपया की राशि आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। कह रहा यदि उसमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपया जोड़ दिया जाता है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। देखिएगा, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। देखिएगा, अनीता है और कौन है, विनीता है। तो ए से अनीता कर देते हैं, बी से विनीता कर देते हैं। यहाँ पे किस रेशियो में है, तो 6:7 के रेशियो में यहाँ पे दिया गया है। टोटल यहाँ पे जो धन है यहाँ पे कितना है, 1950 रुपया है। कितना, 1950 रुपया। यहाँ पे टोटल जो राशि है रेशियो के हिसाब से 6 और 7, यानी 7 और 6 13 से यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। और तो देखिएगा कितना बार में यहाँ पे कट जाएगा, तो काटिएगा तो यहाँ पे कटेगा 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी 150 बार में। तो 150 में दोनों से गुना कर दीजिए तो दोनों का क्या निकल जाएगा, यहाँ पे टोटल राशि यहाँ पे आ जाएगा 150 कॉमन दोनों के लिए। तो यहाँ पे 15 छक 90, यानी 900 हो गया यहाँ पे। और यहाँ 15 सते 75 से यहाँ पे हो जाएगा 1050 रुपया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हम कर करके आपको कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा 900 और 1050 दोनों में यहाँ अलग कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1050, यहाँ पे कह रहा है 100 रुपया दोनों में ऐड कर दिया जाता है। 100 रुपया ऐड यदि कर देंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1150 रुपया हो जाएगा। देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 20 से आप 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 13 पचे 15 से, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा 20:23 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। चलिए हम अगली क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है राम सागर और भगत राम जो है 10:13 के अनुपात में निवेश करता है पूंजी। ठीक है, एक साझेदारी करते हैं। कर 8050 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं, तो भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें यहाँ पे जो 2 बंदे यहाँ पे हैं, देखिएगा कौन कौन है। यहाँ पर राम सागर है और एक बंदा और है यहाँ पे, राम सागर और भगत राम। कौन कौन है, राम सागर और भगत राम, 2 बंदे यहाँ पे अवेलेबल हैं। कर रहा है उनका जो रेशियो यहाँ पे है 10:13 के अनुपात में उसने पूंजी को निवेश किया है। जो टोटल लाभ यहाँ पे जो मिला है, यहाँ पे देखिएगा 80,150 रुपये का टोटल लाभ मिला है। यहाँ पे टोटल जो हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 13 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। और जो निकालना रहता है उसे क्या गुना करते हैं, तो यहाँ पे निकालना आपको भगत राम का हिस्सा निकालना है। तो भगत राम का हिस्सा कितना है, 13। तो यहाँ पे 13 से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे भगत राम का यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भगत राम का आपका निकल जाएगा। 23 से यहाँ पे भागा लगाइएगा, तो 23 तिया 69 हो जाएगा आपका, 23 तिया 69, और 23 पचे 15 से यहाँ पर 350 बार में यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, और 13 पचे 65 के 5 यहाँ पे हो जाएगा, और हाथ में 6, 13 39 से 6 कितना हो जाएगा, 45। जब आप 350 में 13 का गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4550 रुपया आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। यदि दोस्तों यदि आपको समझने में परेशानी होता है, या तो मैं ज़्यादा फास्ट बताता हूं, तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि सर इस तरह से बताइए, मैं उसी तरह से आपको मैं बताऊंगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, आराम से समझिएगा। देखिएगा कहाँ कर रहा है, यहाँ पे एक वस्तु के 2340 रुपया में यदि हम बेचते हैं, तो विक्रेता जो भी बेच रहा है उसको 10% का हानि हो जाता है। कह रहा 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे रेशियो मेथड से करके आपको बताने वाला है। यदि आप रेशियो मेथड एग्जाम हॉल में लगाते हैं तो आपको समय यहाँ पे बचता है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है
यदि हम क्रयमूल्य यदि हम 100 मान लें, ठीक है, माना कि कोई वस्तु का क्रयमूल्य 100 था, यहाँ पर कितना % का हानि पर बेच रहा है, तो जो लॉस है यहाँ पे 10 रुपया का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो सामान बिका कितना में बेचा गया, यदि लॉस 10% का है तो सामान बिकेगा, जाहिर सी बात है 90 में बिकेगा। अब कह रहा 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, या सेलिंग प्राइस 1 कह दीजिए 2 कह दीजिए। तो 15% का लाभ कमाने के लिए 100 का सामान उसे बेचना होगा 115 में, ठीक है। यहाँ पर जो निश्चित राशि क्वेश्चन में दिया हो रहा था उसकी तुलना अनुपातिक राशि से करें तो देखिएगा 2340 रुपया क्या है बेचने पर, 2340 रुपया यहाँ पे विक्रय मूल्य है। कब, जब 10% का हानि पर 2340 रुपये में बेचा है, और 10% के हानि पर यहाँ पे सामान कितना में बिका है, तो 90 में बिका है। तो इसका बैलेंस इससे कर देंगे, और जो पूछा जाए उसे क्या करेंगे दोस्तों, गुना किया जाता है रेशियो के नियम में। तो यहाँ पर देखिएगा 15% के लाभ पर उसे कितना में बेचा जाएगा, तो 15% के लाभ पर है उसमें कितना में बेचना होगा, तो 115 में, यानी सेलिंग प्राइस 2 की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पर काट दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 से इसे आप काट दीजिए तो 9 दूनी 18 और 9 छक्के 54, 26 बार में यहाँ पर कट जाएगा। जब 26 गुना आप 115 कीजिएगा तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 2990 आ जाएगा, ठीक है। तो 2990 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगली सवाल लेते हैं। चलिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, तो ये सब का नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप वीडियो को जरूर यहाँ पर शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। देखिएगा P/Q के रूप में आपको इस तरह का रूपांतरण क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया आपको है 0.037, ये दोनों पर रेकरिंग इस पे नहीं है। तो इसका जो बनाने का नियम होता है, पॉइंट के जो इस साइड है उसे पूर्णांक में लिखा जाता है, ठीक है। पूर्णांक में लिखिए, जिस पर ये टोटल जो है, तो यहाँ पे टोटल क्या लिखा हुआ है, ये रेकरिंग हटा करके पढ़िए तो 37, तो यहाँ पे 37 और माइनस वही माइनस किया जाता है जो यहाँ पे रेकरिंग नहीं होता था। किस पे रेकरिंग नहीं, तो 0 पर रेकरिंग नहीं, तो उसे माइनस कर लिया जाता है। और 2 को पर रेकरिंग है इसीलिए 2 को 9 देंगे, जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले 1 0 देंगे। 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, यहाँ पे 37 में से 0 हो जाएगा, 37 बटेगा, और नीचे हो जाएगा आपका 990। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 37990। या तो यदि आपको नहीं समझ में आता है, यदि आप एग्जाम हॉल में इस तरह का नियम यदि आप भुला गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बारी बारी से आपको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1000 से भागा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 0.37, जो कि इसका आंसर नहीं। ये तो देखते के साथ में काट सकता हूँ, ये दोनों ऑप्शन को देखते के साथ आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में किस प्रकार से बनाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो देखिए देखते के साथ कट जाएगा, क्योंकि इसमें रेकरिंग तो आएगा ही नहीं। फाइनली जब इसे आप चेक कीजिएगा तो आपको 990 में आप 37 से भागा देकर के यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कीजिएगा 0 है ना, तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, नहीं लग रहा है, फिर 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे लगाइएगा तो अगली है जो 3 बार में यहाँ पे 3 7 यहाँ पे रेकरिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, एक प्यारा सा सवाल यहाँ पे है, 1 - 1/2, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ 1 - 1/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए उसका ऊपर हम हल करते हैं। आप 1/2 को हटाइएगा, 2 में से एक जगह 1, यानी हल करके आपको 1/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हल कीजिएगा, 3 एकम 3 में से एक जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। डॉट 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 इसी तरह से आपको यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से एक जाएगा, यानी 8/9 यहाँ पे आएगा हल करके, और गुने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में से एक गया, यानी 9/10 यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक पैटर्न, जब सारा यहाँ पे गुना है तो देखिएगा तिरछे 2 से 2 कटेगा, 3 से आगे जो भी आएगा कटते जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 8 भी कटेगा और 9 से 9 भी कटेगा। तो यहाँ पे जो बच रहा है लास्ट में क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बचा, और लास्ट में बचा यहाँ पे देखिएगा 1/10, सब कट गया, क्या बचा 1/10 यहाँ पे बचाएगा। ये गुने के चिन्ह है, यहाँ पे देखिएगा 1/10, यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा इस तरह के सवाल हम कैसे बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 16 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर जब तीनों का यहाँ पे जब ऐड कीजिएगा 42 + 4 + 3, तो 42 4 46 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 के लिए कितना बार हो जाएगा 7, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 × 7 यहाँ पे, तो 7 × 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। तो यहाँ पे 34 और 35 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 6 यानी 169। 169 के लिए अंडर रूट बाहर करेंगे तो यहाँ से बाहर जो हो जाएगा यहाँ पे 13 बाहर हो जाएगा।
तो यहाँ पे 13 जा करके ऐड हो जाएगा, यानी फाइनल जो बच गया आपका 51 + 13। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 64 के वर्गमूल कितना बार हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा 8 आएगा। आप एग्जाम हॉल में इसी तरह से यदि आप बनाइएगा तो आपका समय यहाँ पे बच पाएगा। चलिए हम अगली सवाल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है, यहाँ पे x² 9x + 3 के, ठीक है, शून्यक के वर्गों का योगफल निकालना। योगफल यदि 21 दिया हुआ है तो k का मान आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम 10th क्लास में जैसा कि पढ़े थे, x² + 9x दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3k। ठीक है, यहाँ पे हम a का मान आप निकालते थे, याद कीजिएगा, कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, तो यहाँ पे x² के साथ जो भी जुड़ा हुआ है a का मान होता है, तो a का मान 1 हो गया। b का मान जो x के साथ जुड़ा हुआ है तो b का मान यहाँ पे 9 हो गया, और c का मान जो टोटल यहाँ पे होता है पूरा होता है, यानी 3k हो गया। यहाँ से यदि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यदि हम निकालें, आपको आगे यूज पड़ेगा इसीलिए हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे -9/1 करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा यहाँ पे -9 आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसका गुणनफल के अल्फा इंटू बीटा का यदि मान हम निकालें तो c/a होता है, तो c का मान कितना? 3k/1 करेंगे, यानी इसका जो मान आ जाएगा 3k। अब जो हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यांकों का वर्गों का योग, ठीक है, शून्यांकों के वर्गों का योग, तो यहाँ पे देखिएगा हम इस साइड बना रहे हैं शून्यांकों का वर्ग, यानी α² + β²। दो शून्यांक मान है, शून्यांकों का मान आपको 21 दिया हुआ है, यानी α² a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, और माइनस का होता है आपका 2ab। तो 2 × अल्फा × बीटा बराबर कितना हो जाएगा? आपका 21 हो जाएगा। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकला हुआ, यहाँ पे 9, इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -9 आप रख दीजिए, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा -2, और गुने अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से 3k हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, तो 21 हो जाएगा। -9 का स्क्वायर यहाँ पे +81 हो जाएगा, और 3 दूनी 6k हो जाएगा बराबर 21। अब देखिएगा 21 को आप इस साइड ले आइए, 81 - 21, 6 को उस साइड ले जाइए, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। 81 में से घटेगा तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा घटकर बराबर 6k, और 6 दहे के 60 10 बार में काटेंगे, यानी k का जो वैल्यू यहाँ पे आ गया 10 आ गया। तो इसका सही जो आंसर है आपको 10 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे जरूर देखकर यहाँ पे जाइएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेरिट बनाने में आपको मदद करेगा। तो ध्यान से इसका सोल्यूशन देखिएगा, और एक बार देखने के बाद दोबारा आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 100 और 1000 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो 11 से संपूर्णतः या पूर्ण विभाजित है। ठीक है, आपको जो संख्या बताना है, आपको 100 और किसके बीच में? 100 और 1000 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित है। तो 100 से ऊपर पहला संख्या आप बताइए जो 11 से कटता हो, यानी सर कहेंगे 11 दहे के दोहत्तर से, यानी पहला संख्या 110 मिलेगा। जैसे ही आप अगला संख्या में निकालिएगा तो इसमें 11 ऐड करके अगला संख्या जो कटने वाला होगा, यहाँ पर एगर है किल से, इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा। और लास्ट में कैसा संख्या बताइए जो 1000 से छोटा हो और यहाँ पे 11 से कटता हो। तो जी सर यहाँ पे 990 जो हो जाएगा आपका, लास्ट में हो जाएगा 990। तो यहाँ पे 990 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पे 1000 से छोटा है और 11 से कटता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये दोनों को जो बीच में आ गया, यानी 110 से लेकर 990 तक, यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पदों का अंतर जो है, यदि हम डी का वैल्यू माने तो यहाँ पर पदों का अंतर कितना है? तो 11 है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको? पदों का संख्या यहाँ पे निकालना है। तो आप टीएन का भी फार्मूला आपने लगा करके यहाँ पर निकाल सकते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? नंबर ऑफ टर्न टीएन बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो टीएन का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 990 यहाँ पे रख दीजिए, और a का वैल्यू आपका कितना है? तो 110 रख दीजिए, और यहाँ पे n का मान आपको निकालना है, तो n - 1 × पदों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कितना यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा आप काटिए 10 से 10 11 99, यहाँ पे 9 बार में यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 बच रहा है, यहाँ पे 11 से गुना करिए तो 11n और माइनस का 11। ठीक है, तो 11 इस साइड आकर के यहाँ पे जुट जाएगा, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी देखिएगा यहाँ पे ऐड का चिन्ह था, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिएगा थोड़ा सा हम इसको
इस तरह से आपको बताते हैं। देखिएगा यही आप फार्मूला आपको लगाना है। Tn बराबर ए का मान कितना है तो 110 हो जाएगा प्लस n-1, ठीक है। तो n-1 करेंगे, इसे हम रहने देंगे चूंकि n का मान निकालना और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, और इस साइड बराबर Tn बराबर कितना है 990, यानी अंतिम पद कितना है 990, तो Tn बराबर इतना हो गया। तो देखिएगा यहाँ से हम निकालेंगे 110 प्लस 11 से गुना करेंगे तो 11n हो जाएगा और माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर आप लिखेंगे 990 यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे 11 घटेगा, 110 में आप 11 घटाइएगा तो यहाँ पे 99 आ जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 11n बराबर यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 990। और यहाँ पे 11n बराबर हम निकाले तो 990 में से आप घटाया देंगे यहाँ पे 99, ठीक है। तो 11n बराबर कितना हो जाएगा 99, आप घटाइएगा तो 10 में से 9 हो जाएगा, आपका 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे 8 बच जाएगा, यानी n का यदि मान हम निकाले तो 891/11, तो यहाँ पे भागा लगाइएगा तो ये आपका 81 बार में कट जाएगा, यानी पदों की संख्या कितना होगा 81। यदि आप ये सभी फार्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं, यदि इस फार्मूला का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको मैं एक आसान विधि बता देता हूँ। यदि पदों की संख्या यदि निकालना रहे तो आप हमेशा याद रखिएगा अंतिम पद माने मतलब लास्ट और माइनस फर्स्ट, ठीक है। लास्ट माइनस फर्स्ट और बटा पदों का अंतर, यानी पदों का डिफरेंस और प्लस में कीजिएगा 1। तो अंतिम पद कितना यहाँ पे देखिएगा 990 और माइनस कीजिएगा आप 110, ठीक है, बटा पदों का अंतर कितना का है 11 का है, और अपना मन से एक आप जो ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 0 और 9 में से एक जगह आपका 8 बचेगा और 9 में से एक जगह यहाँ पे 8 बचेगा, बटा 11 और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी इसे काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, तो 80 और 1 81। तो यहाँ पे 81 इस फार्मूला से भी आ रहा है। यदि पदों की संख्या निकालना तो अंतिम माइनस प्रथम बटा पदों का अंतर प्लस 1 कीजिएगा। चलिए दोस्त अगली क्वेश्चन लेते। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो सवाल है, कह रहा एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, कह रहा 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि आपसे कभी भी पूछा जाता है धारा के साथ नाव की चाल, यदि आपको पूछा जाए धारा के साथ जो होता है नाव के चाल, धारा के साथ नाव की चाल जो होती है, नाव की चाल x प्लस वाई, जहाँ x बराबर नाव की चाल और y बराबर क्या होता है धारा की चाल। यदि धारा के विपरीत, ठीक है, यदि धारा के विपरीत नाव की जो चाल होती है x माइनस वाई, यानी क्या होता है चाल का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्थिर जल में एक तैराक है, तैराक यानी नाव कह सकते हैं आप, तैराक का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यानी नाव की चाल यानी x का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो टाइम भी आपको दिया गया है आपको 45 मिनट यहाँ पे टाइम भी आपको दे रखा है, ठीक है। और दूरी है धारा के दिशा में गया है, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 9 किलोमीटर किया गया है। तो यहाँ पे आपको समय दिया गया है तो आप समय का फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे धारा की चाल निकल जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी और बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो दूरी यहाँ पे कितना है तो 9 किलोमीटर दिया गया है, और यहाँ पे जो चाल यहाँ पे लेंगे तो चाल में धारा के साथ नाव की चाल, यानी दोनों को ऐड करके यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा के साथ गया है तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का कहने का मतलब x का वैल्यू 9, तो 9 प्लस यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पे समय दे रखा है 45 मिनट, तो यहाँ पे आप 45 मिनट रख दीजिए तो हो जाएगा 9 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, आप काट भी सकते हैं, 9 5 45 यहाँ पे कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 45/60 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, चूँकि 45 मिनट इसे घंटा में बना देंगे तो 9 5 45 5 से काटेगा तो 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आगे जो हो जाएगा 1/12 बराबर हो जाएगा 1/9 और प्लस में हो जाएगा वाई। आप तिरछा गुना कीजिएगा, यहाँ आगे हम कर देते हैं, देखिए तिरछे गुना यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस वाई और बराबर 12 एकम 12, तो वाई का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाके घटा दीजिए तो 12 माइनस 9 हो जाएगा, यानी वाई का जो मान आ जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चाल हो गया धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक प्यारा सा सवाल है, कह रहा है कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
1.1/2 यानी 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार लिया। ठीक है, करा स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजन हो रहा है तो समान दर पर समान राशि दर पर उधार। ठीक है, समान राशि यानी मूलधन भी समान रहेगा, रेट भी समान रहेगा। करा यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में मुकुट से 61 रुपया अधिक भुगतान किया हो तो उसमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यदि ऑप्शन से मर्जी नहीं है तो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम रेशियो मेथड से इसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो यहाँ पे आपको रेट दिया गया है, रेट दिया गया यहाँ पे आपको 10%। ठीक है, और टाइम जो दिया गया है यहाँ पे 1.1/2 यानी समय जो दिया गया है यहाँ पे 1.5 वर्ष आपको दिया गया है। ठीक है, समय कितना वर्ष है, 1.5 वर्ष आपको दिया गया है। तो कह रहा है कि उधार लिया गया, तो कह रहा है स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे एसआई की बात किया गया है। ठीक है, साधारण ब्याज पर यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की हिसाब से यदि बात करें तो यहाँ पे जो है अर्धवार्षिक संयोजन हुआ है। ठीक है, समय भी रहेगा, दर भी वही रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो टाइम होता है, जो अर्धवार्षिक संयोजन होता है, तो टाइम यहाँ पे 1.5 वर्ष है तो 1.5 का डबल हो जाता है यानी 3 वर्ष जो है यहाँ पे टाइम हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक से यहाँ पे जब संयोजन होगा तो समय डबल हो जाता है और जो रेट होता है यहाँ पे आधा हो जाएगा, आता है यानी 10% रेट है तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो आपको कहा है कि स्नेहा ब्याज के रूप में 61 रुपया अधिक भुगतान किया है, यानी एसआई और सीआई का जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा यानी 61 रुपया होगा। यानी देखिएगा सीआई का फार्मूला हम लगाएंगे तो होता है सीआई का फार्मूला P/1 + R/100 के पावर n और माइनस होता है मूलधन और किसे घटाएंगे तो एसआई का फार्मूला यानी मूलधन और गुने समय और गुने रेट और बटा 100। ठीक है, यहाँ पे जब दोनों को हम घटाएंगे तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा 61 रुपया अधिक का मतलब होगा दोनों जो ब्याज है, ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर यहाँ पे 61 रुपया दिया गया है। बाकी सारा मान यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे समय और रेट क्या है, यहाँ पे बराबर है, क्योंकि यहाँ पर समान दर पर ही रेट और टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ से आप हल करके सारा मान यहाँ पे पुट करके आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल ज़्यादा ही वक्त लगने वाला है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रेशियो मेथड से आपको मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे जो आप ब्याज यहाँ पे देखिए हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्याज होगा यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे मूलधन माना कि यहाँ पे 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पर जो एसआई यहाँ पे जो आएगा तो एसआई बराबर रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट 10% और 1.5 वर्ष, तो 10% के हिसाब से 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 दहे के 150 यानी 1.5 वर्ष में हो जाएगा यहाँ पे 15 रुपया। ठीक है, 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। और आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा इस साइड में, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100। यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू में इसे चेंज करें तो 20/25 यानी 1/20, यानी नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन। ठीक है, और ऊपर वाला सीआई का क्वेश्चन में होता है सीआई। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन समय 3 साल के लिए, तो यहाँ पे मूलधन और जो मिश्रधन का यहाँ पे रेशियो जो हो गया यहाँ पे 20 हो गया और कितना हो गया 21 हो गया। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए निकालना है तो पावर यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, तो 20 का क्यू 8 पर कितना हो जाएगा 3 0 होगा, और 21 का क्यू यहाँ पे आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1200 यहाँ पे निकालिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 का क्यू 9261 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सी आई यहाँ पे निकालिएगा, चूंकि सी आई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 9261 में यदि 8000 आप घटाइएगा तो यहाँ पे जो सी आई आ जाएगा 1261 आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ भी मूलधन है, यहाँ भी मूलधन है, तो क्या करते हैं इसको हम सेम कर देते हैं। आप रेशियो में हम पढ़े होंगे, आप एस आई और सी आई का जो रेशियो यहाँ पे आ गया मूलधन और एस आई का यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ पे हो गया आपका 15। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मूलधन और सीआई का रेशियो यहाँ पे हम लिखते हैं, मूलधन और किसका सीआई का, तो मूलधन कितना यहाँ पे दिया गया आपका 8000 रुपया यहाँ पे है, और यहाँ पे जो आपका सीआई है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1261, कितना हो जाएगा 1261 रुपया। यहाँ पे देखिएगा मूलधन दोनों के लिए बराबर है तो बराबर रहना चाहिए, तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 80 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी आपको 80 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा, मूलधन
SI और किसका CI का रेशियो यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है, CI। यहाँ पे जो मूलधन आपका हो जाएगा, मूलधन 8 पर 3 जीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है, 8000 हो गया। और SI निकालिएगा तो यहाँ पर 15 8 20 से 15 8 20 से यानी 12000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 15 8 20 से। और यहाँ पे आ जाएगा जो CI यहाँ पे है 1261 हो जाएगा, CI 1261 है। तो यहाँ पे देखिएगा निश्चित राशि में 61 का डिफरेंस आया है। कितना आया? 61 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखिए 61 का ही डिफरेंस है। तो 61 का बैलेंस 61 से करेंगे, जो निकालना रहता है उससे। निकालना है मूलधन तो कितना से गुना करेंगे? तो निकालना है मूलधन तो 8000 से यहाँ पे गुना कर लेंगे, ठीक है। 61 से 61 खत्म हो जाएगा, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8000 आ जाएगा, ठीक है। इस ये आंसर जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इस तरीका से आप एग्जाम हॉल में बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन वाले तरीका को भी अपना सकते हैं। चलिए हम अगली क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे एक प्यारा सा सवाल है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM है, जो उसके HCF का 24 गुना है। यहाँ पर कह रहा है उनके महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक का योग 750 आना चाहिए, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या आप ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि आप मेथड से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में और आपका क्वेश्चन बन भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन से बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। यदि एक संख्या 90 है, पहली संख्या तो आपको दिया गया है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है। दूसरी संख्या क्या है आपको पता नहीं करा। यदि उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। और यहाँ पे लघुत्तम और महत्तम का जो योग आया है यहाँ पे 750 है। जो LCM और HCF का जो यहाँ पे योग होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? 750 होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है लघुत्तम महत्तम का 24 गुना। जो LCM है जो HCF का यहाँ पे 24 टाइम्स यहाँ पे 24 गुना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे 24 गुना दिया है। यहाँ पे आपको हम रेशियो मेथड से आपको हम कर करके दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपको LCM दिया गया है और यहाँ पर क्या है आपका HCF है, ठीक है। HCF और LCM करा है। जो LCM है HCF का 24 गुना, यानी जो LCM रहेगा HCF का 24 गुना रहेगा, यानी इसको 1 लेते हैं, इसको 24 लेते हैं, और दोनों का योगफल यहाँ पे 750 दिया गया है। और यहाँ पे योगफल जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा आपका 24 और 1 25 है। यहाँ पे जो काटेंगे तो 25 या 75 यानी 30 बार में कटेगा। तो 30 से आप यहाँ भी गुना कर दीजिए और 30 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 24 या 72, LCM 720 आ गया और HCF कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो ठीक है, यहाँ से तो LCM HCF का मान निकल गया। और पहली संख्या भी, एक संख्या भी, यानी पहली संख्या जो आपको दिया गया था, पहली संख्या भी आपका दिया हुआ है 90 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए। क्या जानते हैं? LCM और गुना HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या और गुने क्या होता है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को कुछ मान लीजिए, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा LCM HCF का मान आ गया है। यहाँ पे 720 रखेंगे, यहाँ पे 30 रखेंगे, यहाँ पे 90 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो 30 तिया के 90 हो जाएगा, यहाँ से 3 से काटेंगे तो 24 तिया 72 यानी 240 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 240। यहाँ से हमको पता चल गया कि दूसरी संख्या कितनी थी, तो 240। तो 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप ऑप्शन से भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक हॉल की जो लंबाई है चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यहाँ पे लंबाई में लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक, यानी इसको x मानते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 7। और जो परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे 62। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × L + B बराबर यहाँ पे 62 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 × यहाँ पे हो जाएगा x + 7 और प्लस क्या हो जाएगा? x। यहाँ पर हो जाएगा 62। यहाँ से कटेंगे 31 दूना 62, 31 हो जाएगा, x 2x प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 31। तो यहाँ पे आप घटाइएगा, 31 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 24 बचेगा। तो यहाँ पे काट करके कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 दूनी की 24, यानी x का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया कि लंबाई बताइए, तो लंबाई में लंबाई निकालना है। तो लंबाई का मान कितना है? x + 7, यानी x का मान 12 रखेंगे तो 12 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 12 × 7 19 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा, कभी भी आपको यदि माध्यिका निकालना रहे, माध्य और माध्यिका में अंतर होता है। यदि माध्य निकालना रहे तो सभी को जोड़ के भाग दीजिए, लेकिन माध्यिका निकालना रहे तो आप किसी भी ऑर्डर में सरिया लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
चलिए इसे हम सजा लेते हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 है, 8 के बाद कौन आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद एक संख्या 11 भी है, 11 के बाद आपका 13, 13 यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है तो 13, 13 देंगे। और उसके अलावा कोई और संख्या यहाँ पे है तो यहाँ पे एक और संख्या यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है। देखिएगा गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, यहाँ पे 7 संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो माध्यिका निकालना है तो दोनों तरफ से आप हटा दीजिए। देखिएगा 3 इस साइड से हटा दीजिए और 3 इस साइड से हटा दीजिए, तो बीच में कौन बचा, वही आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। चलिए अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा कह रहा है यहाँ पे 35 स्कूली छात्रों में से एक समूह का औसत माध्य, यहाँ पे माध्य जो दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है। कह रहा 52 वर्षीय एक शिक्षक को समूह में शामिल किया जाता है, तो छात्र और छात्रों और शिक्षक के आयु का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी औसत ज्ञात कीजिए। यानी 35 स्टूडेंट पहले से था तो उसका औसत 16 था, लेकिन 52 वर्षीय एक शिक्षक आया है, ठीक है। औसत माध्य यानी 16 वर्ष से अधिक वाला आया है, यानी इसका औसत पक्का है कि बढ़ने वाला है, ठीक है। तो बढ़ने वाला है तो कितना वर्ष का है, यहाँ पे 52 वर्ष का छात्र, यहाँ पे 52 वर्ष का टीचर यहाँ पे शामिल हुआ है, ठीक है। कितने वर्ष का, यहाँ पे 52 वर्ष का टीचर यहाँ पे शामिल किया गया है। तो देखिएगा 16 वर्ष से 52 में कितना ज़्यादा है, ठीक है। देखिएगा हम शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 16 है और प्लस ऐड कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 16 वर्ष से कितना अधिक है, तो यहाँ पे देखिएगा 16 से 52 कितना आगे जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे 16 से 52 वर्ष में 16 चूंकि माध्य है और 52 अधिक है, यानी कितना ज़्यादा आया है। यहाँ पे देखिएगा अपने औसत से कितना ज़्यादा लेकर के आया। तो 16 है, 52 में 16 आप घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 12 में हो जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 1 या 3, यहाँ पे यानी हो जाएगा यहाँ पे 36। कितना हो जाएगा, 36 साल अधिक हो रहा है, और 36 है और स्टूडेंट कितना हो गया, 36 में 36 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 16 प्लस 1 यानी जो औसत जो हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट में बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। करा 35 छात्रों का औसत आयु कितना है, 16। तो यहाँ पे आप टोटल योगफल यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल यदि योगफल यहाँ पे हम निकालें तो टोटल योगफल हो जाएगा 35 गुने 16, तो 16 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 × 85 के 0 हाथ में 8 और 16 48 8 8 16 56, यानी 560 वर्ष यहाँ पे टोटल योगफल आएगा। अब यहाँ पे 52 वर्षीय शिक्षक को शामिल किया गया है, यानी अब जो टोटल योगफल यहाँ पे हो जाएगा 560 और प्लस कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 5 11 के 1 5 1 6, यानी 612 हो जाएगा। अब जो हो गया 35 पहले से था, अब कितना हो गया 36, यानी अब जो औसत निकालेंगे तो 612 में कितना से भागा लगाएंगे, तो 36 से यहाँ पे भागा लगाएंगे। तो इसे काटिएगा तो यहाँ से 17 बार में आपका बिल्कुल कट जाएगा, तो यहाँ से जो औसत निकल करके आएगा 17 वर्ष आ जाएगा, जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा कह रहा है एक मोहन 18,000 रुपये की राशि उधार दिया, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 27,000 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान यहाँ पे किया है। तो वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार लिए गए राशि अपने पास रखी थी, ठीक है। 18,000 है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे आपको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे होता है ब्याज और गुने क्या होता है 100, ब्याज गुने 100 और बटे में क्या होता है आपका होता है मूलधन और गुने क्या हो जाएगा रेट, मूलधन गुने दर। तो यहाँ पे समय आप निकाल सकते हैं। तो ब्याज देखिए यहाँ पे 2700 दिया हुआ है, तो ब्याज 2700 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और बटे में मूलधन कितना दिया है देखिएगा यहाँ पे 18,000 दिया है, तो यहाँ पे 18,000 रख दीजिए और गुने रेट आपका 10% दिया हुआ तो 10 यहाँ पे रख दीजिए। 3 1 4 0 नीचे और 4 0 ऊपर भी कट जाएगा। यहाँ से आप काटिएगा तो यहाँ से आ गया 27 और 18, तो 3 से काटिएगा तो 3 से 9 से काट दीजिए तो 9 3 27 और 9 दूनी 18, यानी जिसका आंसर जाएगा 3/2 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगली सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा कह रहा है एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कह रहा एक अन्य छात्र है जो 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने वाला आवश्यक अंक से 15 अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसे हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आप 5 बराबर 5 या तो आप फेल बराबर फेल का डायग्राम बना सकते हैं। एक मोहित नाम का लड़का है जो परीक्षा में 30% अंक लाता है, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है।
तो यहाँ पे 30% अंक लाना है और 15 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब 15 नंबर यदि और 30% और 15 नंबर यदि और आता तो ये बंदा पास हो जाता। कहता है एक अन्य छात्र है जो 38% अंक लाता है, ठीक है, 38% अंक लाता है और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक से 15 अंक अधिक मिलते हैं, यानी 15 नंबर कम रहता तो पर भी ये लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। तब 5 बराबर पास हो, यहाँ पे हम डायग्राम बना लिए। यहाँ पे देखिएगा 38% को इस साइड लाइएगा तो माइनस का 8% हो जाएगा यहाँ पे, और 15 को इस साइड भेजिएगा तो माइनस यहाँ पे 15, और यहाँ पे भेजिएगा इस साइड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 25 अंक था तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 माइनस 25 और माइनस 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, जोड़ करके माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ से माइनस खत्म होगा और 8 से काटिएगा तो 8 पंजे 40, यानी 1% का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत बताइए, तो उत्तीर्ण होने के लिए चूंकि दोनों उत्तीर्ण होने के लिए हैं, किसी को भी ले लीजिए, तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए था, 30% और प्लस 25 नंबर, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हमको निकालना था, 30% तो ही रहेगा ही, और 1% का वैल्यू 5 है तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5%। तो 30% प्लस 5% इक्वल टू 35% यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 35% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा सवाल है, कह रहा है कि एक है जो 15 मीटर ऊंचा पेड़ जो हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसके शीर्ष है जो भूमि को स्पर्श करने लगता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ अपने आधार से कितने मीटर ऊंचाई से टूटा था। देखिएगा 10th क्लास में कैसा क्वेश्चन पढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको घुरा करके यहाँ पे पूछा गया है। मान लेते हैं जो पेड़ था पहले कितना मीटर ऊंचा था, यहाँ पे 15 मीटर आपको दिया गया है। मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई प्रारंभ में 15 मीटर थी, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हाइट ले लीजिए। मान लेते हैं पेड़ यहाँ से आपका टूट गया, ठीक है, तो टूट गया तो यहाँ से टूट करके जो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो है यहाँ पे जो आकर के जमीन से यहाँ पे क्या होता है, लग जाता है। तो जो जमीन से लगेगा यानी जो भी यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा इसके बराबर इसका यदि हम नाम दे तो A B यहाँ पे C और यहाँ पे हो जाएगा आपका D, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इसका कलर थोड़ा सा चेंज हम कर लेते हैं आपको बेटर से समझ में आ पाए। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये दोनों जो लंबाई है यहाँ पे ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना ये टूटेगा उतना ही इस साइड आके जुटे यहाँ पे जमीन के साथ में लगेगा। जो एंगल इसका दे रखा है यहाँ पे दिया है आपको 60 डिग्री, यहाँ इसका एंगल दिया हुआ तो 60 डिग्री लिख देंगे। और यहाँ पे देखिएगा टोटल लंबाई 15 है, यदि इसको हम x मान ले, यदि इसको भी हम x मान ले, चूंकि दोनों बराबर है तो x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई बचेगी आपका कितना बचेगा, 15 माइनस x बचेगा। कितना बचेगा, 15 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों का रिलेशन यानी लंब और आधार, यदि त्रिभुज DBC की हम बात करें, ठीक है, त्रिभुज DBC की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा आपका लंब और कर्ण का रिलेशन साइन के साथ आपका होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा यहाँ पे। तो लंब कितना है तो 15 माइनस x और बटा कर्ण कितना है तो x है। साइन 60 का मान आप जानते होंगे √3/2 होता है, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस x और बटे में हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पे देखिएगा तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा √3 15 माइनस x और √3x हो जाएगा, यहाँ पे √3x और बराबर हो जाएगा 15 दूनी 31 और माइनस के हो जाएगा √2x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा √3x और 2 को इस साइड लाएंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा बराबर का 30। यहाँ से देखिएगा x कॉमन यदि निकाल लें तो अंदर बचेगा √3 + 2 इक्वल टू यहाँ पे 30। यदि x का मान हम निकाले तो हो जाएगा 30 और बटा √3 + 2। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो x का मान आ गया यहाँ पे आ चुका है 30 और बटा आ गया √3 और प्लस यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो इसका भी मान इतना ही हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 बटे √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मान निकालना है हमको किसका, पेड़ अपने आधार से कितने मीटर की ऊंचाई से टूटा था, ठीक है। तो यहाँ से यानी यहाँ पर से यहाँ पर का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि पेड़ कितने मीटर की ऊंचाई से टूटा था। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कि हमको मान निकालना पड़ेगा तो पता चल जाएगा कि पेड़ कितना मीटर की ऊंचाई पर टूटा। तो यहाँ पे हमको निकालेंगे 15 माइनस x का वैल्यू आप निकाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो 15 माइनस x यानी 15 में x का मान आप घटा दीजिए तो x का मान कितना आया यहाँ पे 30 बटा √3 और प्लस का 2,
यहाँ पे आप एलसीएम निकाल दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस का 2। यहाँ पे आप 15 से गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 15√3 और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी का 30। यह इसमें भागा दीजिए, कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 30 बचेगा जो कि +30 और -30 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 15√3 और बटा में नीचे हो जाएगा √3 और प्लस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली सवाल लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक अच्छा सा सवाल है, sin θ - √3 cos θ = 0। तो आप थीटा का जो कोण है न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा लेना है। तो आपको बताना है sin² θ - cos² θ बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा का क्या मान लिया जाए कि दोनों पट्टी इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे थीटा का जगह हम क्या ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे करके आपको मैं दिखाता हूँ। sin θ माइनस क्या दिया हुआ आपको √3 cos θ, ठीक है, √3 cos θ बराबर 0 लाना है। यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू लीजिए आप 60 डिग्री ले लीजिए। तो sin 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा माइनस √3 गुने, और cos 60 का मान होता है कितना, cos 60 का मान sin 30 के बराबर है, यानी 1/2 हो जाएगा बराबर 0। देखिएगा दोनों पट्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पट्टी देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है। थीटा का मान कितना, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे sin 60 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और cos 60 का मान जो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बटे में 4, यहाँ हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 - 1 हो जाएगा, 3 में से गया 2/4 का मतलब आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।